हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, घर बेचना एक कठिन फैसला होता है। असल में ऐसे कई लोग होते हैं जो भावनात्मक रूप से अपने घर से जुड़े हुए होते हैं, या फिर कुछ लोग उनके मन मुताबिक रकम न मिलने की वजह से अपना घर नहीं बेचते। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जिद्दी मालिकों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग कारणों की वजह से अपना घर डेवलपर्स को बेचने से इनकार कर दिया। ऑस्टिन स्प्रेग्स। जिस समय रियल एस्टेट अपनी ऊंचाइयों पर था, उस समय डाउनटाउन वॉशिंगटन में ऑस्टिन स्प्रेग्स के पास एक डाउनटाउन का मालिकाना अधिकार था, जहां डेवलपर्स कॉन्डोज और ऑफिसेज के लिए निर्माण शुरू कर रहे थे। डेवलपर्स ने इसके लिए ऑस्टिन के ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इमारत के लिए स्प्रेग्स को लाखों की पेशकश की, जिसने यहाँ 1980 के बाद से अपने छोटे से आर्किटेक्चर फर्म को रखा था। इस पेशकश के लिए स्प्रेग्स ने उन्हें हर बार मना किया और ज्यादा पैसे मांगे, और जब सभी ऑफर खत्म हो गए तो उन्होंने उस जगह को पिज़्ज़ेरिया में बदलने की कसम खाई, जहां वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर के पूर्व में मैसाचुसेट्स एवेन्यू के साथ न्यूकमर्स को फीड करना था। ऐसे समय में जब रियल एस्टेट में पैसों का पहाड़ बन रहा था, तो स्प्रेग्स का विरोध वॉशिंगटन और दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गया। 4 साल बाद ब्लॉक लॉन्ग क्रेटर, जो स्प्रेग्स के इमारत के चारों तरफ थे, उस पर कांच, स्टील और ईंट के टावरों का कब्जा हो गया था। पिज़्ज़ेरिया इसके बाद कभी नहीं खोला गया। जब इनको बैंक ने फोरक्लोजर की धमकी दी, तो स्प्रेग्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला किया। स्प्रेग्स ने इसे $1.5 मिलियन में बेचने की कोशिश की, और ये रकम उस समय एक डेवलपर द्वारा पेश की गई रकम की सिर्फ आधी थी, और आखिर में साल 2011 में स्प्रेग्स ने इसे $75,000 में बेच दिया। यांग। पहली नजर में देखने से यह घर ऐसा लगता है जैसे एक बड़े एक्सप्लोजन के बीच में बना हो और एक्सप्लोजन के बाद भी बरकरार हो, लेकिन ये 3 मंजिला इमारत जो ईशे हुबे प्रोविंस में एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क की कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में है, ये चीन के तेजी से हो रहे शहरी विकास का शिकार हो गया है। इस घर के पास जो ढेर सारी गंदगी छोड़ी गई है, वो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से है, और ये घर उस इंसान का है जिसका सरनेम यांग है, जिसने स्थानीय सरकार के साथ 2 साल की लड़ाई के दौरान यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था। साल 2012 में यांग अथॉरिटीज के साथ रिलोकेशन कंपनसेशन अमाउंट पे सहमत नहीं हुए, और डेवलपर ने बाद में इनके घर का पानी और बिजली दोनों काट दिए, जिसके बाद मिस्टर यांग और इनका परिवार कुछ समय के लिए किराए के घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन बाद में जब इनकी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसकी वजह से और कुछ आर्थिक कारणों के चलते ये लोग वापस आ गए, क्योंकि इनके घर की बिजली और पानी काट दी गए थे। इसलिए इन्हें 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके एक नदी से पानी लाना पड़ता था, और रोशनी के लिए ये लोग मोमबत्तियों और लैंप का इस्तेमाल करते थे। चाइनीज मोटरवे इज कट इन हाफ। चीन में एक नए मोटरवे को उस समय 2 भागों में बांट दिया गया, जब एक मकान मालिक ने डेवलपर्स को अपना घर बेचने से इनकार कर दिया था। मकान मालिक, जो अब तक गुमनाम है, वो लुओटू में रहता है, जो ईस्ट चाइना जेयंग प्रोविंस के नेग्बो में शेनहाई डिस्ट्रिक्ट का नेबरहुड है। जो ड्राइवर अब इस मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों को नेल हाउस के चारों ओर ड्राइव करना पड़ता है। मीस फील्ड मॉल बिल्ट अराउंड होम। सियाटल के बैलेड नेबरहुड में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें बिल्डिंग के बीचों बीच एक अजीब सा छेद है। उस गैप के अंदर एक अमेजिंग स्टोरी के साथ एक छोटा सा घर है, जिसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि ये पिक्सार्स अप से प्रेरित है। 84 साल की मिस फील्ड ने बैलेड में एक विचित्र और शांत नेबरहुड देखा, जहां काफी ज्यादा बदलाव हो रहा था। पुराने घरों को बुटीक शॉप्स में बदला जा रहा था, और डाइनर्स को कॉन्डोज में बदल दिया गया था। और जब डेवलपर्स ने इनके छोटे से 2 मंजिला घर को तोड़ने और यहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाने का प्रस्ताव रखा, तो इन्होंने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, डेवलपर्स ने इन्हें $1 मिलियन का लालच भी दिया, लेकिन ये नहीं माने, और इसके बाद डेवलपर्स को इस घर के चारों ओर निर्माण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिसके बाद उसने ठेकेदार के चीफ बैरी मार्टिन के साथ दोस्ती की, और बैरी ने भी एडिथ की काफी मदद की। एडिथ के साथ बैरी की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गई थी, और जब 87 साल की उम्र में एडिथ का निधन हो गया, तो उसने बैरी को अपना घर दे दिया। नंबर 5, न्यू चुआंगेन एंड झांग जोंगयुन। साल 2012 में न्यू चुआंग और झांग जोंगयुन ने शेडोन प्रांत के जोशुआ में एक लोकल प्रॉपर्टी डेवलपर के रास्ते में आने की हिम्मत की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 60 की उम्र में ये कपल जमीन के अपने छोटे से टुकड़े में फंसे रह गए, जबकि उनके चारों ओर जमीनें खोद दी गईं और गगनचुंबी इमारतों को खड़ा कर दिया गया। परेशान कपल को लगातार गैंगस्टर्स धमकी देने लगे, और अपने रैमशैकल्ड होम को अवैध रूप से ध्वस्त करने की कई कोशिशों को इन्हें खुद रोकना पड़ा। साल 2009 में जब एक लोकल डेवलपर ने हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो यहाँ से उनकी दैनिक जरूरतों को भी खत्म कर दिया गया। नंबर 4, नेल हाउस विद अ 360 डिग्री रोड। सिटी प्लानर्स ने एक एडवाइस काफी हद तक मोटरवे बिल्डरों से ली है कि अगर आप शहर के अंदर निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो इसके चारों ओर निर्माण करें। और इसी प्लान के तहत बुलडोजर के लिए रास्ता न देने पर बिल्डर्स ने 3 चीनी परिवारों के घरों के आसपास 4 लेन वाले फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया। डेमोलिशन टीम और ग्वांगजू ने शहर के सड़क नेटवर्क को पर्ल नदी के नीचे हाल ही में खोली गई सुरंग से जोड़ने के लिए घरों को डिमोलिश करने की प्लानिंग की, लेकिन मालिकों ने जब इसे बेचने से इनकार कर दिया तो इन्हें कंस्ट्रक्शन एडजस्ट करना पड़ा।
कुछ इंटरनेट यूजर्स ने तो इसका मजाक बना डाला और कहा कि अथॉरिटीज ने लोगों को 360 डिग्री रोड व्यू के साथ होल्ड आउट कर दिए हैं। नंबर 3, $1 मिलियन कॉर्नर। सदियों से एक विशाल नकली शॉपिंग बैग में लपेटे हुए एक हार्डिंग के पीछे छुपा हुआ था। कई खरीदारों ने इसे कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन पुरानी फोटोज रिवील करती है कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग दुनिया के आइकॉनिक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने डटी हुई है। हालांकि मेसीज ने इस पर एड स्पेस दिया है। 5 स्टोरी बिल्डिंग को स्टोर ने कभी नहीं खरीदा और न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट हिस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध होल्डर में से एक है। ये सब 1900 के आसपास शुरू हुआ था, जब मेसीज वेस्ट 14 स्ट्रीट पर लोकेटेड था। उसके बाद ये एक विशाल शॉपिंग मेका के लिए हेराल्ड स्क्वायर में जमीन देखने लगे। मेसीज ने एक वर्बल अग्रीमेंट किया था जिसके मुताबिक इन्हें 34th ब्रॉडवे के कॉर्नर पे एक प्लॉट खरीदना था, लेकिन एक एजेंट ने इसके खिलाफ एक साजिश रची और कहा कि इस 5 मंजिला इमारत को रॉबर्ट एच स्मिथ ने $3,75,000 में खरीदा है। उस समय ये अमाउंट काफी बड़ा था और इस तरह मेसी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनने से रह गया। वहीं ये काफी हद तक माना जाता है कि 14th स्ट्रीट पर स्मिथ, जो कि मेसी स्टोर का पड़ोसी था, उसने ये सब सीगल कूपर के कहने पे किया था, जिसने 1896 में 6th एवेन्यू पे दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाया था। चाइनीज हाईवे बिल्ट अराउंड अ फार्म। 2014 में बने एक हाईवे पर ड्राइवरों ने खुद को एक ऐसी रोड पे पाया जिसका रास्ता एक पूरा फार्म ब्लॉक कर रहा था। असल में फार्म के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से जाने के लिए अच्छी खासी रकम दी गई थी, जिससे डोंगजिन चाइना रोड पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। लेकिन एक किसान जिसका नाम ये था और उसकी पत्नी शेन ने महसूस किया कि उन्हें यहाँ से जाने के लिए जितने पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और वो यहाँ से नहीं गए। लोकल काउंसिल निर्माण के लिए दी गई डेडलाइन को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके किनारे पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और जब मिस्टर टैंस का बार्न एंड यार्ड होम, जिसमें बकरी और कुछ मुर्गियां हैं, ये ईस्ट चाइना के शैंगडोंग इलाके में किसी भी कार के लिए रास्ता ब्लॉक करता है। हालांकि छोटी गाड़ियां साइड में बने पतले से ट्रैक से जाकर किसी तरह अपना रास्ता बना लेते हैं, जबकि ट्रक को यहाँ से वापस मुड़ना पड़ता है और बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में कार वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे जमकर भड़कते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ होने वाली परेशानी को नोटिफाई नहीं करवाया है और ये जीपीएस में भी शो नहीं होता है। नंबर 1, फार्म इन द मिडल ऑफ अ जापानीज एयरपोर्ट। जापान में नरीता एयरपोर्ट पर किसानों ने अपनी उस जमीन को बांटने से इनकार कर दिया जो एयरपोर्ट के बीच में है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इनकी जमीन रनवे के बहुत करीब है और हर बार जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो ये लोग एक झटके का अनुभव करते हैं। एयरपोर्ट के खुलने के बाद से लगभग 90 प्लेन्स एक दिन में अपने जिले के ऊपर से उड़ान भरते हैं। इतना ही नहीं, अक्सर जब प्लेन टेक ऑफ करते हैं या लैंड करने वाले होते हैं तो इनकी ऊंचाई 40 मीटर जितनी कम होती है और अक्सर इसका शोर 100 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है, जो एक एलिवेटेड रेलवे पे सुनाई दिए जाने वाले शोर के बराबर होता है। ये सब तब शुरू हुआ जब नरीता में रहने वाले कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए कि जापानीज गवर्नमेंट ने उनके घरों और खेतों से बाहर निकालने के लिए उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार के खिलाफ एक कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी, जिससे उन्हें अपना घर वहीं रखने की इजाजत मिल गई। जिसके बाद सरकार ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन ले ली, लेकिन सिर्फ 1 रनवे के साथ, जबकि यहाँ के लिए 3 रनवे प्लान किए गए थे। अंतिम विरोध के 2 महीने बाद 1978 में यह फैसिलिटी खोली गई, जब नकाबपोश वामपंथियों ने एक फिनिश किए जा चुके कंट्रोल टावर पे कब्जा कर लिया और इसके इक्विपमेंट्स को तोड़ दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा टकराव था जो 39 सालों तक चला और इसमें 13 लोगों की जान चली गई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजेदार भी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।